हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो कैपेसिटर का हम पढ़ रहे हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे और इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कैपेसिटर की इंट्रोडक्शन दी थी और स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में बताया था। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? दो कंडक्टर्स जो अनचार्ज हैं उन्हें अगर बीच में किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम से सेपरेट किया हो और एक दूसरे के पास रखा हो तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो व्हाट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? अरेंजमेंट है दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स की जो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है और इनके ऊपर, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हो सकता है और एरियाज़ जो हैं वो दोनों प्लेट्स का सेम होगा, बट प्लेट्स हैव डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटीज़। क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होगी और अगर दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगी। तो इन दोनों को बीच में किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम से सेपरेट किया हुआ है, या इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दी है, माइका की शीट रख दी है, एयर एनक्लोज है, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? देखिए, इसका बेसिक प्रिंसिपल है C इज इक्वल टू Q बाई V। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो अगर हम V को किसी तरह से डिक्रीज़ कर दें तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज़। मीन्स पोटेंशियल को डिक्रीज़ करने से जो कंडक्टर है उसकी चार्ज करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ठीक है, मीन्स कैपेसिटेंस जो चार्ज कंडक्टर है उसकी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग अनदर अनचार्ज कंडक्टर या लो पोटेंशियल कंडक्टर नियर टू इट व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय सम नॉन कंडक्टिंग मीडियम। इसका मीनिंग क्या है? कंसिडर किया एक मेटल का कंडक्टर जो पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज इसके साथ बैटरी लगाई और इसको किसी वैल्यू से हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। जितना इसमें चार्ज होना होगा ये कंडक्टर फुली चार्ज हो गया, इसके बाद का चार्ज लीक हो जाएगा। ठीक है, सपोज दिस इज़ A और इसकी जो थिकनेस है वो स्मॉल है। वैसे तो ये जो प्लेट है ये इस शेप की होती है, ऐसी होती है। ठीक है, बट इसे हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये शीट के साथ हमने क्या किया, एक अनचार्ज कंडक्टर पास में लेके आए, ए के पास अनचार्ज कंडक्टर बी लेके आए। अब बी में क्या होगा, जैसे ए के पास बी को लेके आए, बी में इंडक्शन का प्रोसेस होगा। इंडक्शन का प्रोसेस मतलब बी का जो नियरर एंड है उस पर सारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और जो ऑपोजिट फेस है उस पर इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। फाइन, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ए प्लेट के पास है तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करके इसके पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा, बट जो पॉजिटिव चार्ज फार एंड पे है वो इसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेगा। लेकिन हम चाहते क्या है कि पोटेंशियल को रिड्यूस किया जाए ताकि कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो सके। तो नेगेटिव चार्ज तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ करेगा, पॉजिटिव इंक्रीज़ करेगा। तो हम अगर किसी वे से पॉजिटिव चार्ज को कम कर दें तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल जो है रिड्यूस हो जाएगा। उस अरेंजमेंट के लिए हमने क्या किया, जो बी एंड है, ए पॉजिटिवली चार्ज था, बी एंड को अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब क्या है कि अर्थ में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे ऐसे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, अर्थिंग का मतलब अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड में ए के ऊपर बचेगा पॉजिटिव और बी का जो पॉजिटिव चार्ज था वो वैनिश हो चुका है तो उसके ऊपर सिर्फ बचा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है अब ये ए के पोटेंशियल को डिक्रीज़ करेगा। तो मीन्स नेट डिक्रीज़ का आंसर आया ए के ऊपर। होता क्या है बच्चे, पोटेंशियल जो है अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो
टोटल v जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर v लें v1 प्लस v2 प्लस v3 सपोज़, तो इस प्लेट से नेगेटिव v आएगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, तो नेट पोटेंशियल कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो रिड्यूस हो जाएगा। इस पॉजिटिव से यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा, तो नेट पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जो बी पे नेगेटिव चार्ज बचा वो आंसर क्या देगा, नेट डिक्रीज़ देगा ए पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर हमें अब ए के पोटेंशियल को सेम रखना है, मींस वी की वैल्यू को सेम रखना है, तो हम इसे बाहर से और चार्ज दे सकते हैं, मोर चार्ज कैन बी गिवन टू इट। तो इससे ये पता चलता है, इट इज़ वेरी क्लियर दैट कैपेसिटी ऑफ प्लेट ए इज़ इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग एन अनकंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग प्लेट मीन्स अनचार्ज प्लेट नियरर टू इट। ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियल की वैल्यू को कम करके हम ए प्लेट को ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं, ज़्यादा उसमें चार्ज को स्टोर कर सकते हैं इस अरेंजमेंट के थ्रू। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैपेसिटर के अंदर कोई एक बीच में मीडियम होता है। ठीक है, तो अगर मीडियम माइका है तो हम उस कैपेसिटर को माइका कंडेंसर बोल देते हैं, कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं अगर बीच में वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सेपरेटेड होते हैं। तो अगर इसके बीच में माइका है तो माइका कंडेंसर बोल सकते हैं। पेपर रखा हुआ है तो पेपर कंडेंसर हो गया, और अगर सैरामिक मटेरियल बीच में इनक्लोज है तो उस कंडेंसर को हम सैरामिक कंडेंसर कह सकते हैं। और कैपेसिटर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका सिंबल ऐसा है, दो टर्मिनल हैं ए एंड बी और बीच में पैरेलल प्लेट शो करनी है। सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ये फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल है, फिक्स्ड कैपेसिटर। और अगर कैपेसिटर की वैल्यू वेरी कर सकती हो तो बीच में एरो आता है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स है, ये फैंस में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, ऑसिलेटिंग सर्किट में, रेडियो के ट्यूनिंग सर्किट में जिससे रेडियो ट्यून होता है, और बड़े सारे इंजन्स में ये यूज़ होता है, और फिल्टर सर्किट में भी। फिल्टर सर्किट वो है जो AC DC को प्योर करते हैं। ये इन फ्यूचर आगे आप पढ़ोगे तो जो कैपेसिटर हैं वो डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तो उसका प्रिंसिपल पढ़ा है, अब उसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस आर्टिकल में हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड कीजिए। हमने दो प्लेट्स कंसिडर की। फर्स्ट प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया और लेट करो Q चार्ज देने पे इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई प्लस सिग्मा। जब हम ये वाली सेकंड प्लेट इस फर्स्ट प्लेट के पास में लाएंगे तो इसके नियरर एंड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और फादर एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और अंदर वाले फेस अगर हम बाहर को अर्थ कर दें, आउटर फेस को अर्थ कर दें, तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो सपोज़ किया इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, और सपोज़ करो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से इनको सेपरेट किया हुआ है। वो मीडियम एयर भी हो सकता है, माइका की शीट भी हो सकती है, और पेपर ले सकते हैं, ग्लास, सैरामिक, कोई भी मटेरियल हो सकता है जिससे हमने इन दोनों प्लेट्स को सेपरेट किया हुआ है, कंडक्टिंग प्लेट्स को इंसुलेटिंग मटेरियल से। ठीक है, अब क्या है, प्लेट 1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विच इज़ इक्वल टू Q बाई A, और प्लेट 2 हैज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस Q बाई A। तो ये क्या थी, ये थी प्लेट 1 हैज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी, और प्लेट 2 हैज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस Q बाई A। फाइन, अब ये जो इन दोनों प्लेट्स के बीच का रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये गॉस लॉ से हमने निकाला हुआ है।
in the region between two parallel plates, capacitor, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस लॉ E इज इक्वल टू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज. फाइन. सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी हुज वैल्यू इज चार्ज पर यूनिट एरिया. अब हमने ये बोलना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में उसका रिलेशन होता है E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. तो यहाँ से डी वी को मैं लिख रही हूँ V और उनके बीच की जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट किया ये वाला डिस्टेंस D है. तो E को अगर मुझे सिंपली लिखना हो तो हम लिखेंगे E इज़ इक्वल टू डी वी की जगह V, डी आर डिस्टेंस की जगह D. तो E की वैल्यू बन गई V बाय डी. यहाँ से V निकाल लिया. V इज़ इक्वल टू E इंटू डी. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल. C इज़ इक्वल टू Q बाय C इज़ इक्वल टू Q बाय V. तो यहाँ से अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालनी हो तो V की वैल्यू चाहिए. तो इसलिए मैंने ये फार्मूला यूज़ करके V की वैल्यू निकाली है. V इज़ इक्वल टू E इंटू डी. फाइन. अब इसमें पुट करते हैं C इज़ इक्वल टू Q, कैपिटल Q, डिनोमिनेटर में है V इज़ E इंटू डी. और ऊपर वाले स्टेप में हमने E की भी वैल्यू निकाली है वो है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट. तो नेट आंसर क्या बनेगा? C इज़ इक्वल टू Q, मैं E की वैल्यू पुट कर रही हूँ Q ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय D. Q से Q कैंसिल. तो C का जो आंसर आया वो है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. C comes out to be epsilon naught A by D. मीन्स कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट्स पे और कैपेसिटेंस डिपेंड करती है रेसिप्रोकल ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम. मीन्स अगर दो प्लेट्स को बहुत ज़्यादा दूर कर देंगे तो उनकी कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाएगी. अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है. मीन्स जो कैपेसिटी है वो डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, एरिया पे और सेपरेशन पे. फाइन. और एक ये डिपेंड करती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी पे, एप्सिलॉन नॉट पे. जो अगर मीडियम बदल देंगे, अभी तो मैंने इसमें एयर डाली हुई थी इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिखा. अगर कोई मीडियम यूज़ करते हैं तो C का आंसर आएगा एप्सिलॉन, सिंपल एप्सिलॉन A बाय डी. ठीक है. और ये जो एप्सिलॉन होता है इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. क्लियर. तो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस आर्टिकल. Okay, next topic is capacitance of a parallel plate capacitor when dielectric slab is introduced. ठीक है. ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. श्योर है ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा 4 मार्क्स के लिए. इस आर्टिकल में हमने ये पढ़ना है कि जो कैपेसिटेंस है उस पर इफ़ेक्ट क्या होगा अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया जाए. ठीक है. करें स्टार्ट. अभी हम एक ड्रॉ करते हैं कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट. एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. सपोज़ किया ये P प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो Q प्लेट है उसके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो होगा वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ. वैसे अंदर वाले फेस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, होगा अंदर वाले फेस पे ही. अब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली. डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी भी मटेरियल की हो सकती है. सपोज़ माइका की है और उसकी जो थिकनेस है वो T है. तो इसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जाए T थिकनेस की तो इन दोनों प्लेट्स की कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो इस आर्टिकल में हमने डिराइव करना है. ठीक है. लेट किया D जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्टेंस है और T जो है वो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है. ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब. जैसे बच्चे मैंने आपको पिछले एक टॉपिक में पढ़ाया था कि अगर किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है
तो यहाँ पे जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे रिपेल होके इधर चले जाएंगे, तो पीछे सारा पॉजिटिव चार्ज बचेगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा सारा नेगेटिव चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके इस वाले फेस पे कलेक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज पीछे प्रोटॉन की वजह से जो बचेगा वो इस फेस पे रह जाएगा क्यू के पास। ठीक है, बाहर जो बच्चे फील्ड लगाई हुई है, सपोज़ किया वो फील्ड है ई नॉट। ठीक है, बाहर जो फील्ड है जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उस फील्ड को हम बोल रहे हैं ई नॉट। अब अंदर जो फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर होगी, सारी फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। और ये जो फील्ड है ये ड्यू टू पोलराइजेशन है, मींस पोल्स बन गए, एक साइड सारा पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स सेट हो गए, तो इसलिए इस फील्ड को बोल रहे हैं ई पी, विच इज़ ड्यू टू पोलराइजेशन। जो बाहर वाली फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर फील्ड इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन ओपोजिट है। तो अंदर जो फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, तो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज़, लेट हम उसे ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाहर जो फील्ड थी वो ई नॉट थी इस वाली डायरेक्शन में और अंदर की फील्ड की डायरेक्शन ओपोजिट है। अगर तो ये इक्वल हुई, जैसे कंडक्टर के केसेस में ई नॉट की वैल्यू ई पी के इक्वल होती है तो वो कैंसिल हो जाती है, बट इस केस में दोनों वैल्यू सेम नहीं है। ई नॉट जो है वो कुछ इसके इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देगी, तो कितनी वैल्यू है इफ़ेक्टिव है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे इफ़ेक्ट डाल रही है वो होगी ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, ई पी का कुछ इफ़ेक्ट ई नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बची हुई फील्ड है, मीन्स कितनी रिड्यूस्ड वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे इफ़ेक्ट डाल रही है, तो रिड्यूस्ड वैल्यू कह लो या इफ़ेक्टिव वैल्यू कह लो, वो होगी ई नॉट माइनस ई पी, जो इस टी थिकनेस वाले रीजन के बीच में एग्जिस्ट करेगी। फाइन, और ई नॉट जो फील्ड है, ये वाली ई नॉट जो फील्ड है वो डी माइनस टी मीन्स कितने रीजन में एग्जिस्ट करेगी। फाइन, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो रिड्यूस्ड वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज़ ई इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, ये एग्जिस्ट करेगी टी थिकनेस वाले रीजन में, मीन्स डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन में अंदर अंदर। और जो ई नॉट फील्ड है, ये वाली जो ई नॉट फील्ड है ये एग्जिस्ट करेगी बचे हुए रीजन में। बचा हुआ रीजन कितना पूरा था, डी, इतना है टी, तो बचा हुआ है डी माइनस टी। क्लियर? अब हमने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, अभी मैंने पिछले आर्टिकल में पढ़ाया, E की वैल्यू होती है dV बाय dr, तो E को लिख सकते हैं V बाय dr, क्या था इसका डिस्टेंस d, तो V की वैल्यू क्या हो गई E इंटू डी, दिस इज़ रफ वर्क, तो V इज़ इक्वल टू ई डी। अब V दो पार्ट्स में बट रहा है, फर्स्ट जो है एक अंदर फील्ड है जो रिड्यूस्ड वैल्यू है E, और फॉर्मूला है E इंटू थिकनेस, उसकी थिकनेस कितनी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की T, तो पहले निकाला V अंदर का, अंदर फील्ड कितनी लग रही है रिड्यूस्ड वैल्यू, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय E, और उसकी थिकनेस है T, तो V इज़ इक्वल टू ई टी फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, प्लस ये भी रीजन है जिसका V होगा, पोटेंशियल होगा, तो इस रीजन की थिकनेस हो गई, पूरे रीजन की है D और इसकी है T, तो D माइनस टी इस वाले रीजन की हो गई थिकनेस, D माइनस टी, थिकनेस का फॉर्मूला तो पुट कर दिया, T की जगह यहाँ पे लिखा D माइनस टी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्ट कर रही है E नॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे E नॉट। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ये हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ी है, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल देते हैं, ये होती है ई नॉट बाय
ई, तो यहाँ से ई निकाल लिया, ई उधर गया, ई नॉट बाय के, तो पुट 2 in 1, ये 1 फर्स्ट इक्वेशन थी, पुट 2 in 1, सो v इज इक्वल टू ई की जगह पुट किया ई नॉट बाय के इंटू टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। यहाँ से ई नॉट को कॉमन निकाला, अंदर बचा टी बाय के प्लस डी माइनस टी। ये पोटेंशियल की वैल्यू निकल गई। बच्चे हम निकाल क्या रहे हैं, हमें चाहिए कैपेसिटेंस, ठीक है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज़ इक्वल टू क्यू बाय वी। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए चार्ज तो हमें पता है, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, पॉजिटिव क्यू है, तो C निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, V चाहिए, तो इसलिए हमने V निकाला। V कैसे निकाला, V पहले माइका की शीट का निकाला, फिर जो सराउंडिंग एरिया है उसका निकाला, दोनों को ऐड किया और फिर कुछ स्टेप यूज़ करके V की वैल्यू निकाल ली। अब V पता चल गया, अब हम निकालेंगे C की वैल्यू, ठीक है। उससे पहले गॉस लॉ में हमने पढ़ा था कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई नॉट होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से उठाई है मैंने, गॉस लॉ की एप्लीकेशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट इज़ इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज़ इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब इसे इस फॉर्मूला में पुट करना है V में, सो V कम्स आउट टू बी ई नॉट की जगह Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब V निकालने के बाद हम निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस किसकी, ऑफ द कैपेसिटर, कब, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। C इज इक्वल टू Q बाय V, Q एज इट इज, आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, जो टर्म ऊपर है उसे नीचे कर देंगे और जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चली जाएगी, Q से Q कैंसिल, तो C का आंसर क्या बना, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। बच्चे जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं की थी, when there is no डाइलेक्ट्रिक स्लैब और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया A था, सेपरेशन D थी, तब कैपेसिटेंस कितनी थी, पिछले आर्टिकल में डिराइव करवाया था, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इसके ऊपर लाइन लिखनी है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ऑफ एरिया A and separation D when there is no dielectric slab। तो this is equation 3rd, this is equation 4th। तो बच्चे हमें कंपेयर करना है ना कि कैपेसिटेंस पे इफ़ेक्ट क्या था। ये पिछले आर्टिकल की है जिसमें सिर्फ एयर थी, ये इस आर्टिकल की है जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो अब इन दोनों को अगर मुझे कंपेयर करना हो, एप्सिलॉन नॉट A इसमें भी है, इसमें भी है, D इसमें नहीं है, तो पहले मैं थर्ड इक्वेशन से D को बाहर निकालूंगी, मैं तभी कंपेयर कर पाऊंगी। तो थर्ड इक्वेशन को मैं रीराइट कर रही हूँ, C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, D बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, इसमें से D निकाल लिया 1, T में नहीं था D, डिवाइड हो गया, ऐसे ही इसमें भी D नहीं है तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट A बाय D है, इसे क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाय D को C नॉट, तो C का आंसर क्या बनेगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D को पुट किया C नॉट D 1 माइनस T बाय D प्लस T बाय D K, तो C इज़ इक्वल टू C नॉट A। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो C नॉट है इसे डिनोमिनेटर में ले आते हैं, C बाय C नॉट इज़ इक्वल टू, बाकी सारा स्टेप सेम,
डी कॉमन था, 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के। अब इस स्टेप से जज होता है कि जो सी है, सी की वैल्यू ये ग्रेटर होगी सी नॉट से, सी हमेशा सी नॉट से बड़ा होगा। फाइन। और अगर सी नॉट से बड़ा है तो इस आर्टिकल का कंक्लूजन क्या निकलता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विल इंक्रीज व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कंक्लूजन ज़रूर लिखना है विद द हेडिंग कंक्लूजन, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब is introduced between parallel plate capacitor its capacitance get increases। क्लियर। अब इसका स्पेशल केस देखते हैं। अगर क्या हो कि जो ये D है वो अप्रॉक्सीमेटली T के इक्वल हो जाए, मींस शीट ऐसे रखी हुई है कि वो उसकी बाउंड्री को टच कर रही है, D की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू T हो जाए। इफ़ T इज़ इक्वल टू D, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने कम्प्लीटली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फिल किया हुआ है, उसमें बिल्कुल फिट आ गई है। तो जो फॉर्मूला है C का, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के। इसमें t को d पुट करके देखिए, एप्सिलॉन नॉट A 1 माइनस ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 0 हो गई, डिवाइडेड बाई t ये भी कैंसिल हो गए, 1 बाई के। तो c का आंसर कितना आएगा, c नॉट, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को c नॉट पुट किया और बचा k 1 बाई के। तो c इज़ इक्वल टू k सी नॉट, मीन्स जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इंक्रीज़ हो जाएगी बाय अ फैक्टर के से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर सी नॉट की कुछ वैल्यू है तो सी का आंसर कैसे आएगा, के से कुछ मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो मीन्स कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी बाय अ फैक्टर के, और के क्या है, सी बाय सी नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is the ratio of the parallel plate capacitor when dielectric slab is introduced to the capacitance when there is no dielectric slab या सिर्फ air है between the parallel plate capacitor। फाइन। अब आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर t की वैल्यू d/2 हो तब c का आंसर कितना आएगा, अगर t की वैल्यू 2d/3 हो जाए तब c का आंसर कितना आएगा, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन। तो इस आर्टिकल में हमने सीखा कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया जाए तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।